हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट, आज हम IAS 12 के अंदर ही एक नया टॉपिक चालू करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स के बारे में। देखो, लास्ट क्लास में हमने कंसोलिडेशन से रिलेटेड दो टॉपिक्स डिस्कस करे थे, एक तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का और एक फेयर वैल्यू चेंज का, कि अगर फेयर वैल्यू में चेंज आते हैं तो क्या एडजस्टमेंट करते हैं। आज हम लोग अनरेमिटेड अर्निंग्स की बात करेंगे, है ना। ये काप्लान में दे तो रखा है, ठीक है, बट बहुत गंदी लैंग्वेज में दे रखा है, मींस क्लियर लैंग्वेज नहीं है। तो इसलिए अपन इसको, मैंने बिल्कुल इसको सिंपल लैंग्वेज में शॉर्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे। पहले मैं आपको इसको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। एसोसिएट से रिलेटेड के एसोसिएट्स में किस केस में हम DTA DTL बनाते हैं, ध्यान सुनना। देखो, एसोसिएट्स में क्या होता है कि जैसे मान लो एक एक्स लिमिटेड कंपनी है, एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड के सपोज 30% शेयर एक्वायर करे हैं, ठीक है। एक्स लिमिटेड ने जब एक्वायर करे तो वो शेयर मान लो 1 लाख के एक्वायर करे, तो एंट्री क्या पास करी, इन्वेस्टमेंट इन एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट, सॉरी इन्वेस्टमेंट इन वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से समझ रहे हैं। वैसे तो मैं ये एसोसिएट का टॉपिक आपको पढ़ा चुका हूं, बट फिर भी मैं आपको बिल्कुल बेसिक से वापस बता रहा हूं, ठीक है। ये हम डिस्कस कर रहे हैं अभी कहां पे, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मींस इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अब वाई लिमिटेड ने जो भी प्रॉफिट कमाया, सपोज वाई लिमिटेड ने प्रॉफिट कमाया करंट ईयर में 10,000 का या 20,000 का प्रॉफिट कमाया, ठीक है। वाई लिमिटेड का प्रॉफिट है पूरे साल का। तो क्या हम लोग जो एक्स लिमिटेड है वो इसका 30% 6,000 अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेती है क्या? नहीं करती है, ठीक है भाई। ऐसा थोड़ा है कि इसको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के अंदर ऐड कर देंगे, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं अपन, नहीं। ऐसे तो रिलायंस जो है प्रॉफिट अगर कमाएगी तो क्या मैं अपनी बुक्स में उसको रिकॉर्ड कर लूंगा? अभी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया रिलायंस ने, बस केवल प्रॉफिट अर्न किया है और मैं उसका शेयर होल्डर हूं, ऐसे थोड़ा होता है। अब बात करते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या होता है। कंसोलिडेटेड में इन्वेस्टमेंट्स की एंट्री तो यही, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स कितने के आ रहे होंगे, 1 लाख के। अब साथ में क्या होता है कि 20,000 का जो प्रॉफिट कमाया, 20,000 का प्रॉफिट कमाया, उसका 30% शेयर किसका है, एक्स लिमिटेड का। तो एंट्री क्या पास होगी, इन्वेस्टमेंट इन वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू P&L कितने का, 6,000 का। मींस 20,000 का 30% जो है एक्स लिमिटेड ने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया, उससे इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ गई। P&L में ही क्रेडिट करना होता है क्या? कभी P&L में क्रेडिट करते हैं, कभी हम लोग जो चेक करना पड़ेगा कि मतलब OCI का आइटम तो नहीं है। अगर OCI का आइटम है तो OCI में, अगर सब्सिडरी जो एसोसिएट है उसने OCI का कुछ प्रॉफिट अर्न किया है तो वो OCI में जाता है, अगर वो नॉर्मल प्रॉफिट है तो वो P&L में जाता है, ठीक है ना। ये हम बातें डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी एसोसिएट के अंदर, इतनी बातें। इस मेथड को क्या नाम देते हैं बताओ? इस मेथड को बोलते हैं इक्विटी मेथड, इक्विटी मेथड ठीक है। तो अब आपके प्रॉफिट कितने के, मतलब अब आपके इन्वेस्टमेंट्स कितने की वैल्यू के हो गए, 1 लाख प्लस 6,000, 1,06,000 के हो गए, ठीक है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेस्टमेंट्स कितने के हो गए, 1,06,000 के हो गए। अब टैक्स पिक्चर में आएगा। इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो कोई टैक्स का चक्कर नहीं है, नो डेफर टैक्स। क्यों? क्योंकि ना इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख के हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 लाख ही मानेगा, ठीक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है इसका टैक्स बेस कितना मानेगा, 1 लाख ही मानता है। और इन्वेस्टमेंट्स की कैरिंग अमाउंट भी कितनी है,
1 लाख है, तो कोई टैक्स बेस, तो कोई डेफर टैक्स का चक्कर नहीं है। जब हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आते हैं तो अगेन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स बेस तो 1 लाख ही मानता है। डिपार्टमेंट जो होता है इनकम टैक्स का वो टैक्स बेस कितना मानेगा, 1 लाख ही मानेगा। उसको इस बात से मतलब नहीं है कि आपने डिविडेंड जो है इक्विटी मेथड, क्या इक्विटी मेथड समझता होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? ये इक्विटी मेथड अकाउंट्स का मेथड है कि टैक्स डिपार्टमेंट यूज करता है? अकाउंट्स का मेथड है, ठीक है। इक्विटी मेथड तो अकाउंट्स का मेथड है। तो कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही है, लेकिन कैरिंग अमाउंट आ रही है 1,06,000। भाई कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही है, 1,06,000। ये देखो कैरिंग अमाउंट, अकाउंट्स जो है वो कह रही है इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट 1,06,000 है। तो असेट्स में फ्यूचर में बेनिफिट्स कितने होंगे, 1 लाख के, बट डिडक्शन कितनी देंगे, 6,000 एक्स्ट्रा, 1,06,000 की। तो 6,000 का क्या हो गया, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, इस पे क्या बनेगा, डेफर टैक्स असेट्स बन जाएगा। तो एंट्री क्या पास कर देंगे, DTA अकाउंट डेबिट टू P&L, कितने से, 6,000 का, मान लो 30% की रेट चल रही है टैक्स की, तो 1,800 का DTA बन जाएगा, डेफर टैक्स असेट्स बन जाएगा। समझ में आया क्या? बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। केवल क्या याद रखना है आपको, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला याद रखना है, बाकी आपसे पूछेगा भी नहीं। मैंने तो पूरा बेसिक से आपको वापस सब चीजें रिवाइज करा दी। आपको तो केवल ये पोर्शन याद रखना है। भाई इसका टैक्स बेस कितना होगा, टैक्स बेस तो डिपार्टमेंट जो है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मानता है। डिपार्टमेंट जो है वो टैक्स बेस को चेंज नहीं करता कि जो इनकम आप कमा चुके हैं लेकिन अभी तक रेमिट नहीं हुई है, मतलब रेमिट मतलब डिविडेंड के फॉर्म में आई नहीं है, डिपार्टमेंट उसको कुछ नहीं करेगा, ठीक है। बट अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने इनकम बुक कर ली इधर, ठीक है। तो ये इक्विटी मेथड होता है, तो इनकम बुक कर ली तो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ गई, तो डिडक्शन ज्यादा मिलेगी। तो सिंपल सी बात, फ्यूचर में डिडक्शन मिलेगी तो डेफर टैक्स असेट्स बनेगा। अब तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि डिडक्शन ज्यादा मिलेगी, तो आपको ये भी नहीं करके देखना चाहिए, ठीक है ना। आप आराम से खुद ही सोच लो, अच्छा डिडक्शन मिलने वाली है फ्यूचर के अंदर, तो खत्म बात, DTA बनेगा। सिंपल, इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो DTA बन जाएगा 1,800 का, बस ये इतनी सी बात है, ये अपन ने डिस्कस करी। इसको मैंने कैसे लिखा है देखो, वाइल प्रिपेयरिंग द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स आर रिकॉर्डेड एट इक्विटी मेथड। इन दिस केस द टैक्स बेस रिमेन द सेम, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, टैक्स बेस क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, लेकिन कैरिंग अमाउंट कितनी क्या होगी, चेंज हो जाएगी ड्यू टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो डेफर टैक्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे इस केस में। कोई एग्जाम्पल तो था नहीं, तो मैंने आपको यही बता दिया। एक और चीज, ये डेफर टैक्स तभी कैलकुलेट हो पाएगा, ये स्टैंडर्ड और कुछ बोलता है इससे रिलेटेड, बोलता है कि फ्यूचर में जो है आपकी ये इन्वेस्टमेंट रहेगी, मींस भाई डेफर टैक्स असेट्स है ना, तो प्रूडेंस वाली बात आ गई। तो प्रूडेंस में वो सारे पॉइंट्स तो है ही, क्या पॉइंट्स थे कि फ्यूचर में टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस होना चाहिए, TTD होना चाहिए, है ना, रिवर्सल होना चाहिए उसी पीरियड में जिस साल ये DTA रिवर्स होगा, जिस साल ये डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस रिवर्स होगा। तो ये अपन ने पॉइंट पढ़ा था, नॉर्मल है ना। दूसरा पॉइंट क्या था, फ्यूचर में प्रॉफिट्स होने चाहिए, फ्यूचर में प्रॉफिट्स होने चाहिए किस साल में, जिस साल ये DTA रिवर्स होगा, मतलब ये डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस जिस साल रिवर्स होगा, फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट्स होने चाहिए। अब इसमें एक और पॉइंट ऐड कर देंगे कि फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट्स भी होने चाहिए, मतलब जिस साल ये DTA रिवर्स होगा उस साल जो एक्स लिमिटेड है उसका एसोसिएट रहना चाहिए वाई लिमिटेड। ऐसा नहीं हो कि एक्स लिमिटेड ने पहले ही शेयर बेच दिए हो वाई लिमिटेड के, ठीक है। अगर एक्स लिमिटेड पहले ही शेयर बेच देगा वाई लिमिटेड का, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है DTA बनाने का, क्योंकि DTA तभी बनेगा कि जब DTA रिवर्स होगा तब एक्स लिमिटेड के पास ये इन्वेस्टमेंट्स हो, वाई लिमिटेड के अंदर होल्डिंग हो, ठीक है। तो देखो टेम्परेरी, अब बुक वाली लैंग्वेज में पढ़ाता हूं, देखो आपको क्या लिख रखा है। अ टेम्परेरी डिफरेंस अराइज व्हेन द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द सब्सिडरी एसोसिएट और जॉइंट वेंचर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द टैक्स बेस। इसमें सबके लिए लिख रखा है, मैंने आपको एसोसिएट की रिगार्डिंग पढ़ाया तो सबके लिए एप्लीकेबल होता है। लेकिन सब्सिडरी में क्या होता है, सब्सिडरी में तो है ना अनरेमिटेड अर्निंग्स रहती नहीं है। अनरेमिटेड अर्निंग समझ गए, जिस पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है,
ठीक है, अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तब तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दोबारा कम हो जाती है ना, आपको पता ही है ये बात एसोसिएट्स में। सब्सिडरी में तो क्या होता है, सब्सिडरी में होल्डिंग कंपनी की जो है फुल चलती है क्योंकि उसमें उसका कंट्रोल होता है। तो सब्सिडरी के केस में होल्डिंग कंपनी उसकी डिविडेंड पॉलिसी को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। बट एसोसिएट और जॉइंट वेंचर में हो सकता है कि डिविडेंड पॉलिसी को इफेक्ट ना करे, ठीक है। भाई वो कह सकता है ना कि सब्सिडरी केस में कि तुमने, होल्डिंग कह सकता है सब्सिडरी को कि तुमने प्रॉफिट कमा लिया, अब लाओ मेरे को डिविडेंड बांट दो। तो कैरिंग अमाउंट इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द इन्वेस्टर शेयर ऑफ द नेट असेट्स ऑफ द इन्वेस्टी प्लस परचेज्ड गुडविल। ये मतलब कॉस्ट की बात कर रहा है। जैसे अपन जानते हैं कि क्या होता है कैरिंग अमाउंट नेट असेट्स का, कि जितने में आपने इन्वेस्टमेंट किया प्लस परचेज्ड गुडविल, गुडविल भी जो इन्वेस्टमेंट्स का पार्ट होती है। द टैक्स बेस इज यूजुअली द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और टैक्स बेस क्या होगा, केवल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो डिफरेंस क्या आ गई, अनरेमिटेड अर्निंग्स आ गई, है ना। IAS 12 says that deferred tax should be recognized on this temporary difference except when, कब नहीं रिकॉग्नाइज करना, when the investor control the timing of the reversal of the temporary difference। तो अगर मान लो इन्वेस्टर जो है, इन्वेस्टर जिस साल ये रिवर्स होगा, मतलब समझे ना, जिस साल अगर एसोसिएट ही नहीं रहेगा, इन्वेस्टर इन्वेस्टी का रिलेशन ही नहीं रहेगा, तो डेफर टैक्स बनाने का कोई फायदा नहीं है। इट इज प्रोबेबल दैट प्रॉफिट विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉरसेबल फ्यूचर। भाई अभी आप डेफर टैक्स बना रहे हो, क्यों बना रहे हो, क्योंकि आपके जो वाई लिमिटेड है, वाई लिमिटेड ने प्रॉफिट तो अर्न कर लिया लेकिन अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, इसलिए आप डेफर टैक्स बना रहे हो, ठीक है ना। तभी तो ये वैल्यू जो है कैरिंग अमाउंट ज्यादा आ रही है 1,06,000। अगर मान लो वाई लिमिटेड जो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देता तो ये अमाउंट कम हो जाता ना, डिविडेंड रिसीव करने से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दोबारा कम हो जाती, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि अगर प्रॉफिट जो है फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करें, ठीक है, तभी आप डेफर टैक्स असेट्स बनाओ, वरना बनाने की जरूरत नहीं है। भाई फ्यूचर में अगर डिस्ट्रीब्यूट ही कर देंगे तो फिर तो बहुत जल्दी, तो फिर फायदा क्या। तो आप तो केवल ये सिंपल सा ये पॉइंट ध्यान रख लो और ये एग्जाम्पल ध्यान रख लो, इस एग्जाम्पल से रिलेटेड बहुत है। वैसे आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ, बस थ्योरी में दे रखा था, फिर भी मैंने सोचा एक बार डिस्कशन करना बनता है। अब अपन थोड़ा सा एक और टॉपिक पे बढ़ते हैं आगे, शेयर ऑप्शन स्कीम, ESOPs, ठीक है, शेयर बेस्ड पेमेंट पे बात करते हैं। देखो शेयर बेस्ड जो पेमेंट्स होते हैं, मतलब IFRS जो 2 होता है, उस पे भी डेफर टैक्स के इम्प्लीकेशंस आते हैं। ये बड़ा लेकिन स्पेशल केस है, ठीक है। स्पेशल केस कैसे है, देखो समझो बात को। अच्छा, हमने IFRS 2 पढ़ रखा है ऑलरेडी, है ना, शेयर बेस्ड पेमेंट पढ़ रखा है। आपको याद है कि IFRS 2 में हम जो एक्सपेंस रिकॉर्ड करते थे वो कैसे करते थे रिकॉर्ड, हम एंट्री डालते थे हर साल के ईयर एंड के अंदर। क्या एंट्री डालते थे बताओ, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू SBP रिजर्व, ठीक है। और एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस को हम कहाँ डाल देते थे बाद में, P&L में। SBP रिजर्व क्या है, मैं आपसे पूछता हूं, SBP रिजर्व क्या है, असेट्स है कि लाइबिलिटी है। SBP रिजर्व क्या है, असेट्स है कि लाइबिलिटी है। ना तो ये असेट्स है ना ये लाइबिलिटी है, ये इक्विटी होता है। शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व क्या होता है, इक्विटी। देखो ये चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग केवल इससे रिलेटेड टैक्स एडजस्टमेंट्स की बात ज्यादा करेंगे। भाई इस चैप्टर में है क्या, डेफर टैक्स जो असेट्स है, DTA या DTL बनता है ना, वो सारे के सारे जितने भी चैप्टर्स है सब पे बनता है। इन्वेंट्री पे बनेगा या फिर कंसोलिडेशन के अंदर बनेगा, इसलिए हम इसको सबसे लास्ट में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ाने का मतलब नहीं, क्योंकि उस टाइम पे स्टूडेंट ने वो चैप्टर्स पढ़े नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब मेरे को केवल आपको ये बताना है कि जो हमने चैप्टर पढ़ा था उस पर DTA DTL का क्या इंप्लीकेशन आएगा, राइट। मतलब ये DTA DTL कोई इंडिविजुअल चैप्टर नहीं है, ये बाकी सब चैप्टर्स पे अप्लाई होता है। तो एम्प्लॉय कंपनसेशन टू SBP रिजर्व, SBP रिजर्व ना तो असेट्स है ना लाइबिलिटी है, बेसिकली इक्विटी है, ठीक है। हम लोग एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस कैसे निकालते थे, फेयर वैल्यू किस दिन की लेते थे, आपको याद होगा, फेयर वैल्यू लेते थे ग्रांट डेट की, याद है, फेयर वैल्यू लेते थे ग्रांट डेट की लेते थे, ठीक है। और उसमें जितने भी नंबर ऑफ ऑप्शंस होते थे, जितने भी एम्प्लॉयज होते थे, उसको मल्टीप्लाई कर देते थे। एक्सपेंस निकालते समय डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर देते थे,
जो वेस्टिंग पीरियड होता था, जैसे 1 2 3 4, मान लो 4 साल का वेस्टिंग पीरियड है, तो वेस्टिंग पीरियड डिवाइड करके हर साल का एक्सपेंस इंडिविजुअल निकल जाता था। ठीक है, ऐसे करते थे। अच्छा, अब हम लोग डीटीए डीटीएल कैसे बनाते हैं बताओ? कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट से लाइबिलिटी लेते हैं भाई, सीए लेते हैं, जब सीए में से टैक्स बेस लेस करते हैं तो सीए क्या होता है? कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी। ध्यान समझना, ये स्टैंडर्ड क्या बोलता है, या फिर सोचने वाली बात है कि कैरिंग अमाउंट इस केस में क्या होगी? निल। शेयर बेस्ड पेमेंट के केस में कैरिंग अमाउंट क्या होगी? निल। निल क्यों होगी सर? क्योंकि एसबीपी रिजर्व जो है ना तो असेट्स है ना लाइबिलिटी है, इसलिए स्टैंडर्ड कहता है निल। शेयर बेस्ड पेमेंट का बड़ा स्पेशल केस है ना, बिल्कुल ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। आज तक एग्जाम में आया नहीं है वैसे कभी, ठीक है, बस एक केवल क्वेश्चन दे रखा है कापलान के अंदर, वो भी छोटा सा, तो उसी क्वेश्चन को करेंगे हम। तो ये बड़ा स्पेशल केस है, बिल्कुल ध्यान समझना है आपको कि कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी इस केस में क्या होगा? निल। क्यों? क्योंकि ना एसबीपी रिजर्व असेट्स है ना लाइबिलिटी है। अच्छा, अब टैक्स वाले कैसे डिडक्शन देते हैं? टैक्स वाले जो डिडक्शन देते हैं ना, वो इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे देते हैं, वो फेयर वैल्यू ग्रांट डेट की नहीं पकड़ते। मैंने आपको बताया था इंट्रिंसिक वैल्यू का क्या मतलब होता है, जब हमने आईएफआरएस 2 पढ़ा था, है ना, शेयर बेस्ड पेमेंट पढ़ा था। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब के एक्सेस ऑफ फेयर वैल्यू ओवर एक्सरसाइज प्राइस, मींस फेयर वैल्यू में से अगर एक्सरसाइज प्राइस को लेस कर दो तो आता है क्या? इंट्रिंसिक वैल्यू। तो टैक्स वाले जो डिडक्शन देंगे वो किस बेसिस पे देंगे? एक्सेस ऑफ फेयर वैल्यू ओवर एक्सरसाइज प्राइस। और टैक्स डिपार्टमेंट जब डिडक्शन देता है, कब डिडक्शन देगा? क्या हर साल डिडक्शन देता है टैक्स डिपार्टमेंट? नॉर्मली टैक्स डिपार्टमेंट हर साल डिडक्शन नहीं देता, वो कोई डेफर्ड का कॉन्सेप्ट नहीं समझते। टैक्स डिपार्टमेंट जिस साल एक्सरसाइज होता है ऑप्शन, जिस साल एक्सरसाइज होता है ऑप्शन, उस साल डिडक्शन देता है। ठीक है, वैसे तो ये टैक्स का पॉइंट है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। टैक्स वाले जिस साल ऑप्शन एक्सरसाइज होता है, मींस लास्ट के अंदर जब भी ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, वेस्टिंग पीरियड के बाद ही ऑप्शन एक्सरसाइज होता है, तो उस टाइम पे डिडक्शन देता है। तो टैक्स बेस क्या होगा? टैक्स बेस आपको ध्यान रखना है, कैरिंग अमाउंट तो निल हो गई, लेकिन टैक्स वाले डिडक्शन देते हैं, तो टैक्स वाले डिडक्शन किस बेसिस पे देते हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू पे देते हैं। ठीक है, अच्छा एक बार बताओ, जब कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी 0 है, लेकिन टैक्स वाले डिडक्शन दे रहे हैं, टैक्स वाले फ्यूचर में डिडक्शन देंगे, ठीक है, तो फ्यूचर की डिडक्शन है केवल, तो बताओ डेफर टैक्स असेट्स बनेगा कि डेफर टैक्स लायबिलिटी बनेगा? भाई कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी 0 है, टैक्स बेस फ्यूचर की डिडक्शन है, तो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस हो गया, और इस पे क्या बना जाएगा? डीटीए। दो तरीके हैं, या तो इसको रट लो, है ना, बहुत मुश्किल है रटना, ठीक है, बच्चे इसको ज्यादातर रट के जाते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट को, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं तो समझने की कोशिश करो, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, आसानी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, रटने की जरूरत ना पड़े, तो बिल्कुल बारी बारी से चलते रहो। इसमें क्या है, 2-3 चीजें खास है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अलग टाइप की चीजें हैं, तो इस पे डेफर टैक्स असेट्स बनेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या समझ में आया? कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी 0 होती है, टैक्स बेस इसमें कोई ना कोई वैल्यू होगी, मतलब फ्यूचर की डिडक्शन होगी। फ्यूचर की डिडक्शन कैसे निकलेगी? ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, टैक्स वाले डिडक्शन किस बेसिस पे देते हैं? टैक्स वाले डिडक्शन देते हैं जब ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाता है एक्चुअल में, तब डिडक्शन देते हैं, वो बीच बीच में डिडक्शन नहीं देते। ठीक है, चलो अब 2 बातें और है, मैं आपको बताऊंगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तब ज्यादा मेरे को तब अच्छे से कंफर्ट आएगा, आपको भी तभी कंफर्ट आएगा समझने के अंदर। ये क्वेश्चन देखते हैं, इकलौता क्वेश्चन है जो शेयर बेस्ड पेमेंट पे अवेलेबल है। एग्जाम में कभी भी शेयर बेस्ड पेमेंट का डेफर टैक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया है। एन एंटिटी स्प्लैश एस्टेब्लिश्ड अ शेयर ऑप्शन स्कीम फॉर इट्स 4 डायरेक्टर, डायरेक्टर कितने हैं? 4। दिस स्कीम कमेंस ऑन 1 जुलाई 2008। Each director will be entitled to 25,000 share options on the condition that they will remain with Splash for 4 years from the date when the scheme was introduced। बोल रहा है कि कितने डायरेक्टर्स को ऑफर दिया गया है? 4 डायरेक्टर्स को ऑफर दिया गया है। हर डायरेक्टर को कितने शेयर दिए गए हैं? 25,000 ऑप्शंस दिए गए हैं।
ठीक है। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट अ ग्रांट डेट, अकाउंट्स के हिसाब से अगर मैं बात करूं, अकाउंट्स के हिसाब से खर्चा कितना होता है बताओ, आपने पढ़ रखा है टॉपिक पूरा, अकाउंट्स के हिसाब से $10 का खर्चा होता, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कितने साल कर देते, वेस्टिंग पीरियड कितना है 4 साल का, तो हर साल का खर्चा कितना होता अकाउंटिंग के हिसाब से 4 डायरेक्टर इंटू 25,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 4, अकाउंट्स के हिसाब से एक्सपेंडिचर होता 2.5 लाख का। अभी काम नहीं आएगा लेकिन, है ना, ठीक है, बस मैंने आपको अकाउंट्स के हिसाब से एवरी ईयर खर्चा बताया है पर एनम, ठीक है, ये तो आप भी जानते हो, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्सरसाइज प्राइस ऑफ द ऑप्शन, एक्सरसाइज प्राइस कितनी है $5 में डायरेक्टर्स ले सकते हैं, फ्री में नहीं है, कुछ पैसे देने पड़ेंगे, $5 देने पड़ेंगे। द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर एट 30 जून 2009 वॉज $17 पर शेयर, फेयर वैल्यू दे रखी है आपको ईयर एंड की, फर्स्ट ईयर के एंड की कितनी, $17 पर शेयर। इंट्रिंसिक वैल्यू को क्या मतलब बताया मैंने, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, बोलते हैं एक्सेस ऑफ फेयर वैल्यू ओवर द एक्सरसाइज प्राइस, मतलब फेयर वैल्यू $17 है और एक्सरसाइज प्राइस कितनी है $5, तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी आ गई, $12 आ गई, ठीक है, ये इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई पर शेयर। अच्छा, तो मैं आपसे पूछूं कि इंट्रिंसिक वैल्यू टोटल कितनी होगी, टैक्स बेस निकालने के अकॉर्डिंग, टैक्स बेस कैसे निकालोगे, 4 डायरेक्टर्स है ना, और 25,000 ऑप्शन है, और इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है $12, ठीक है, तो टैक्स बेस कितना आया 4 इंटू 25,000 इंटू 12, कितना हुआ टैक्स बेस 12 लाख का। बिल्कुल ध्यान समझना, स्पेशल केस है ना, ठीक है, मतलब टैक्स वाले बोलते हैं फ्यूचर में डिडक्शन कितने की देंगे 12 लाख की, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि फ्यूचर में कितने की डिडक्शन मिलेगी 12 लाख की डिडक्शन मिलेगी, बट कितने साल बाद मिलेगी, 4 साल बाद, है ना, जब आप ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे, क्योंकि इस वेस्टिंग पीरियड कितना है 4 ईयर्स है। अब ये स्टैंडर्ड क्या बोलता है भाई, क्योंकि डेफर टैक्स असेट्स बनाने की बात आती है, ये स्टैंडर्ड बोलता है 12 लाख पे डेफर टैक्स असेट्स नहीं बना सकते आप, भाई बनाना तो डेफर टैक्स असेट्स ही है, क्योंकि फ्यूचर में डिडक्शन मिलेगी तो डेफर टैक्स असेट्स ही बनेगा। ये स्टैंडर्ड कहता है आप इसको टुकड़ों में तोड़ो, आप डेफर टैक्स असेट्स पूरा एक साथ नहीं बना सकते, आप डिवाइडेड बाय 4 करो, क्योंकि 4 साल का वेस्टिंग पीरियड है। आप मानो कि आपका डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस कितना है 3 लाख है, ठीक है, और टैक्स रेट कितनी है 30%, तो आपका डीटीए कितना बनेगा, डेफर टैक्स असेट्स कितना बनेगा, 90,000 का डेफर टैक्स असेट्स बनेगा। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, अभी पॉइंट बाकी है। मैंने क्या बोला, इंट्रिंसिक वैल्यू तक निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूचर में डिडक्शन कितने की मिलेगी 12 लाख की, बट ये स्टैंडर्ड थोड़ा प्रूडेंट है डेफर टैक्स असेट्स बनाने पे, तो बोलते हैं 12 लाख का आप डायरेक्टली डेफर टैक्स असेट्स नहीं बना सकते, आप क्या करो, वेस्टिंग पीरियड 4 साल है तो 4 साल में डिवाइड कर दो उसको, ठीक है, 3 लाख आप हर साल डीटीए बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 लाख पे बना सकते हो, तो 90,000 का डीटीए बना लो। तो डीटीए बनाने की एंट्री क्या होती है, डेफर टैक्स असेट्स अकाउंट डेबिट टू अपन नॉर्मली क्या करते हैं, P&L करते हैं। अब ये स्टैंडर्ड दूसरी बात और बोलेगा, पहली बात मैंने आपको स्पेशल क्या बात बताई कि डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा, जैसे अपन कोई एक्सपेंस को डिवाइड करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू को भी डिवाइड करना पड़ेगा वेस्टिंग पीरियड के अंदर। दूसरी स्पेशल बात यह है कि P&L में पूरा अमाउंट नहीं डाल सकते आप, अगेन प्रूडेंस वाली बात आती है। ये स्टैंडर्ड क्या बोलता है, ध्यान समझना, ये स्टैंडर्ड बोलता है कि अगर आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन, ध्यान सुनना, इनकम टैक्स में डिडक्शन ज्यादा मिलती है, किस वैल्यू से ज्यादा मिलती है, आपको अपने एक्सपेंस की डिडक्शन से, अकाउंट्स के एक्सपेंस से ज्यादा आपको डिडक्शन मिल रही है। आपका अकाउंट्स का एक्सपेंस कितना था, अकाउंट्स का एक्सपेंस था आपका 2.5 लाख पर एनम, इनकम टैक्स आपको कितने की डिडक्शन देगा हर साल, 3 लाख की, मतलब बाद में देगा, बट एवरी ईयर अपन ने डिवाइड कर दिया, कितना है 3 लाख। तो क्या इनकम टैक्स की डिडक्शन ज्यादा है क्या, चेक करो, इनकम टैक्स की डिडक्शन ज्यादा है क्या, ध्यान रखना है, बिल्कुल खोना नहीं है ना कहीं पे भी, ध्यान सुनना। इनकम टैक्स की डिडक्शन कितनी है 3 लाख, इनकम टैक्स की डिडक्शन ज्यादा है, किससे ज्यादा है, अकाउंट्स के एक्सपेंस से ज्यादा है। तो आप केवल अकाउंट्स के एक्सपेंस तक ही अमाउंट P&L में डाल सकते हो, बाकी जो बैलेंस अमाउंट है आपको उसको इक्विटी में डालना पड़ेगा। मींस क्या
कि मैं अकाउंट्स के एक्सपेंस तक, अकाउंट्स में कितना एक्सपेंस था 2.5 लाख का, उसका 30% कितना होता है 75,000, इतना तो अमाउंट P&L में डाल सकता हूं, और बाकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट है तो कितना 50,000 का, वो अमाउंट मुझे कहां डालना पड़ेगा, इक्विटी में डालना पड़ेगा। ये कहता है ये स्टैंडर्ड। आया कुछ समझ में? अच्छा लगा? ठीक है। स्पेशल केस है, देखो पढ़ के दिखाता हूं आपको क्या कह रहे हैं। ठीक है, मैं कुछ भी अपने मन से नहीं बता रहा। ठीक है, कहीं आप सोचो, पहले तो सॉल्यूशन देख लो आप इसके ना, सॉल्यूशन देख लेते हैं पहले तो। ये है सॉल्यूशन, देखो। द एक्सपेंस रिकॉग्नाइज फॉर द इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन एट द ग्रांटेड डेट। बोल रहा है एक्सपेंस P&L में हम इस तरीके से डालते हैं। This expense is spread over the vesting period. At each reporting date, the entity should reassess the number of option exercised to vest. ये तो अकाउंट्स वाली बात है, IFRS 2 की नॉर्मल बात है जो हमने पहले पढ़ रखी है। तो एक्सपेंस इसने निकाल के दे दिया 2.5 लाख का। फॉर द टैक्स पर्पस, द टैक्स रिलीफ इज अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शन एट द डेट व्हेन दे आर एक्सरसाइज्ड। At the reporting date, the share have the market value of 17, but option allow the holder to purchase these share 5, तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल दी इसने 12 की। तो DTA बोला इसने कि कैरिंग अमाउंट तो निल है, असेट्स क्योंकि असेट्स भी नहीं है, लाइबिलिटी भी नहीं है, लेकिन टैक्स बेस जरूर है। तो 4 डायरेक्टर 25,000 शेयर्स 12 की इंट्रिंसिक वैल्यू और डिवाइडेड बाय 4 ईयर्स, तो 3 लाख की आ गई। तो 3 लाख का 30% निकाला, 90,000 आ गया। ठीक है, where the amount of estimated future deduction exceeds the remuneration expense, मतलब अगर आपका अमाउंट फ्यूचर की डिडक्शन जो है ज्यादा है, किससे, आपके खर्चे से जो आपने P&L में दिखाया है। दिस इंडिकेट द टैक्स डिडक्शन रिलेटेड पार्टली टू द एक्सपेंस एंड पार्टली टू इक्विटी। बोल रहा है कि ये क्या शो करता है कि कुछ अमाउंट जो है वो एक्सपेंस से है रिलेटेड, मतलब P&L से रिलेटेड है, और कुछ अमाउंट इक्विटी से रिलेटेड है। तो फिर इसने यहाँ पे देखो एंट्री पास करी 90,000, 15,000, 75,000 की। अब आप चाहो तो अब आप ये थ्योरी भी पढ़ सकते हो। जैसे देखो शेयर ऑप्शन स्कीम, शेयर ऑप्शन स्कीम ये मैं आपको केवल थ्योरी दिखाने के लिए पढ़ा रहा हूँ ओनली। ठीक है, शेयर ऑप्शन स्कीम विद द एम्प्लॉय इज अ टाइप ऑफ इक्विटी शेयर सेटल बेस ऑप्शन इन अकॉर्डेंस विद IFRS 2 रेमुनेरेशन एक्सपेंस इज रिकॉग्नाइज्ड इन द P&L थ्रू आउट द वेस्टिंग पीरियड। टैक्स रिलीफ इज नॉट नॉर्मली ग्रांटेड अंटिल द शेयर्स ऑप्शंस आर एक्सरसाइज्ड। The amount of tax relief granted is based on the intrinsic value of the option. This delayed tax relief means that equity share-based payment give rise to deferred tax assets. भाई बाद में टैक्स रिलीफ मिलेगी, तो इससे क्या हुआ, डेफर्ड टैक्स असेट्स राइज हो रहा है। तो DTA कैसे बना, कैरिंग अमाउंट तो देखो निल है, टैक्स बेस आ गया। टैक्स बेस बता रहा है क्या होता है, टैक्स बेस इज एक्सपेक्टेड फ्यूचर रिलीफ बेस्ड ऑन द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शन दैट हैज बीन अक्रूड बाय द रिपोर्टिंग डेट। इसका मतलब क्या है कि आपको डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा, मतलब वेस्टिंग पीरियड से डिवाइड करना पड़ेगा। वेयर द अमाउंट ऑफ द एस्टिमेटेड फ्यूचर डिडक्शन एक्सीड द रेमुनेरेशन एक्सपेंस, दिस इंडिकेट द टैक्स डिडक्शन रिलेटेड पार्टली टू द रेमुनेरेशन एक्सपेंस एंड पार्टली टू द इक्विटी। देयरफॉर द डेफर्ड टैक्स एसेट्स मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड पार्टली इन P&L एंड पार्टली इक्विटी। तो मैंने आपको ये बताया, हमने ये क्वेश्चन किया। ठीक है, IFRS 2 से रिलेटेड। तो देखो छोड़ तो सकते नहीं है ना, क्योंकि एग्जाम में तो क्या पता कुछ भी आ जाए, तो मेरे को तो बताना ड्यूटी है, तो इसलिए आपको समझना है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम किट का है। ठीक है, आज वाले टॉपिक्स में से नहीं है, पिछले वाले टॉपिक्स में से, वो लॉसेस वाला जो टॉपिक था उसमें से था। ठीक है, मैंने आपको एक लॉसेस वाला क्वेश्चन पहले भी दिखाया था, स्टैम कंपनी करके था। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि लॉसेस वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, ज्यादातर यही पूछा गया है डेफर्ड टैक्स में से। याद है क्या वो क्वेश्चन, ये रहा देखो, स्टेंट कंपनी, सॉरी स्टैम नहीं स्टेंट है ना। अब अपन आज ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, अब आपको बिल्कुल आसान लगेगा। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 8 मार्क्स बहुत होते हैं। ठीक है, आपको पता है, और पूरा का पूरा डेफर्ड टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 2006 एम की, ये एम की कंपनी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा अगर आप फाइंड आउट करोगे एग्जाम किट में तो। ठीक है, लास्ट में होगा बिल्कुल। एम की रिकॉग्नाइज अ नेट डेफर्ड टैक्स असेट्स ऑफ 16 मिलियन नेट डेफर्ड टैक्स असेट्स। डेफर्ड टैक्स असेट्स रिकॉग्नाइज होते ही आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। क्यों?
क्योंकि आपको याद आ जानी चाहिए प्रूडेंस, कि भाई असेट्स रिकॉग्नाइज हो रही है, प्रूडेंस चेक कर ले एक बार जरा। तो दिस असेट्स वाज मेड अप ऑफ 3 million related to taxable temporary difference and 19 million related to carry forward of unused tax loss। समझ में आ जाना चाहिए अभी तक क्या कह रहा है ये। 16 मिलियन का जो है नेट डेफर्ड टैक्स असेट्स है। ये कैसे बना है, डीटीए बना दिया इसने ऑलरेडी। बोल रहा है कि 3 मिलियन का तो जो है टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, मतलब डीटीएल रहा होगा, ठीक है। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस पे क्या बनता है, डीटीएल बनता है। और 19 मिलियन का जो है वो कैरी फॉरवर्ड अनयूज्ड टैक्स लॉस है, अनयूज्ड है ना, तो इस पे डीटीए बना। तो इसलिए इन दोनों को सेट ऑफ करने के बाद इसने बोला नेट डीटीए कितना बना, 16 मिलियन का। द लोकल टैक्स रेगुलेशन अलाउ अनयूज्ड टैक्स लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड इनडेफिनेटली। भाई बोल रहा है कि टैक्स के अंदर जो लॉसेज हैं वो आप जिंदगी भर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। MK expect that within the 5-year future taxable profit before tax would be available against which the unused taxable losses could be set off। अब MK क्या बोल रहा है कि 5 साल के अंदर अंदर फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट आ जाएंगे, जिससे हम ये जो अनयूज्ड टैक्स लॉसेस अवेलेबल है उसको सेट ऑफ कर पाएंगे। भाई ये डीटीए किस पे बना है, ऑन अनयूज्ड टैक्स लॉसेस पे, ठीक है ना, लिखा था ना देखो, रिलेटेड टू 19 मिलियन रिलेटेड टू कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनयूज्ड टैक्स लॉसेस, ठीक है। तो लॉसेस का अमाउंट तो ज्यादा होगा, डीटीएस ने निकाल के दे रखा है अपन को ऑलरेडी। एक चीज बताओ जरा कि क्या बताया था मैंने आपको, लॉसेस के केस में डीटीए कब बनाना है। सबसे पहले क्या चेक करना है आपको, सबसे पहले आपको चेक करना है क्या टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस अवेलेबल है, क्या जिस साल टीटीडी रिवर्स होगा उस साल जो है डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस भी रिवर्स हो रहा है क्या, दोनों की दोनों मतलब सफिशिएंट मात्रा में रिवर्स हो रहा है क्या। मतलब हमने ऐसे बोला था कि जिस साल डीटीए रिवर्स हो रहा है आपका, जिस साल डेफर टैक्स असेट्स रिवर्स हो रहा है उस साल क्या डीटीएल भी रिवर्स हो रहा है क्या, ठीक है। यही हमने पढ़ा था कि भाई जिस साल डीटीए रिवर्स होगा उस साल डीटीएल भी रिवर्स होगा क्या। तो इसके पास डीटीएल रिवर्स करने के लिए कितना है, केवल 3 मिलियन का है, ठीक है। अगर वो रिवर्स भी होगा तो ज्यादा से कितना रिवर्स होगा, 3 मिलियन रिवर्स होगा। फिर दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा था, क्या हमारे पास कन्विंसिंग एविडेंस है क्या कि फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट्स अराइज होंगे, किस साल, जिस साल ये डीटीए रिवर्स होगा। तो चेक करो, अब ये बोल रहा है कि भाई फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट अराइज होंगे, ठीक है, अगर वो जिससे अनयूज्ड टैक्स लॉसेस सेट ऑफ कर पाएगा। दिस व्यू वाज बेस्ड ऑन द बजट फॉर द ईयर 2006 टू 2021। बोल रहा है अगले 5 साल का बजट बनाए, उसके बेसिस पे ये सोच रहा है। द बजट वर प्राइमरी बेस्ड ऑन द जनरल अजम्पशंस अबाउट इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट इंडिकेटर्स, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है कि बजट बना दिया इसने, और मतलब इसने क्या है, बजट बना दिया और बोल रहा है फ्यूचर में प्रॉफिट हो जाएगा। और बजट किसके बेसिस पे बनाया, जनरल अजम्पशंस के बेसिस पे कि इकोनॉमिक इंप्रूव, मतलब इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव करेगी, कुछ इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं। एडिशनली द एंटिटी एक्सपेक्ट अ सब्सटेंशियल रिडक्शन इन द फ्यूचर इम्पेयरमेंट which the entity has recently suffered and this would result in the substantial increase in the future taxable profit। एग्जाम में क्वेश्चन समझाने के लिए मैं नहीं आऊंगा आपको, ठीक है ना, ऑब्वियसली आपको खुद ही समझना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है सोचो जरा इस पॉइंट का, वीडियो पॉज करके। ये कह रहा है कि भाई जो इम्पेयरमेंट होते हैं ना, इम्पेयरमेंट एक एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, लॉस है, ठीक है ना, तो वो रिड्यूस हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा सब्सटेंशियली, तो उससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। भाई कोई खर्चा रिड्यूस हो जाएगा तो उससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये बोल रहा है कि एंटिटी एक्सपेक्ट अ सब्सटेंशियल रिडक्शन इन फ्यूचर इम्पेयरमेंट विच द एंटिटी हैज रिसेंटली सफर्ड एंड दिस वुड रिजल्ट इन सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट्स, ठीक है ना। अब आप बिल्कुल लास्ट में खड़े हो, एसबीआर का आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, तो अब आपको ये चीजें खुद समझ में आनी चाहिए कि लैंग्वेज क्या कह रहा है क्वेश्चन में, है ना। MK had recognized material losses during the previous 5 years। बोल रहा है पिछले 5 साल में बहुत ज्यादा लॉस हुए हैं, विद द एवरेज एनुअल लॉस ऑफ 19 मिलियन का। ये जो डीटीए इसने 19 मिलियन का बनाया है, ये किस पे बनाया है, हर साल 19 मिलियन का इसको लॉस हुआ है एवरेज,
तो 5 साल का लॉस है, मतलब 90 मिलियन का इसका टोटल लॉस रहा होगा। अ कंपैरिजन ऑफ एम की बजट, ये 19 और 19 से कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। ये 19 डीटीए का है, ये 19 लॉस का है, ठीक है। और ऐसे मत सोचना कि 19 मिलियन की डीटीए 19 मिलियन के लॉस पे 19 मिलियन डीटीए बन जाएगा, क्या ऐसा नहीं है। वो 19 मिलियन का लॉस जो है 1 साल का है, और इसको ये लॉस हर साल हो रहा है 5 साल से, तो कम से कम 90 मिलियन का लॉस होगा इसके पास, जिस पे ये 19 मिलियन का डीटीए बना रहा है। अब टैक्स की रेट रही होगी जो भी इसने डीटीए बनाया है। द कंपैरिजन ऑफ एम की बजट रिजल्ट फॉर द प्रीवियस 2 years to its actual result indicated a material differences related principally to the impairment loss। भैया इसके कहने और करने में बहुत फर्क है। ये तो कह रहा है कि ना ये बजट बना रहा है और बजट में सुनहरे सपने देख रहा है कि प्रॉफिट इंक्रीज होंगे, ठीक है, इम्पेयरमेंट कम होगा, लेकिन एक्चुअल में कहानी अलग है। अभी तक हमने जो पिछले 2 बजट देखे हैं, जब उसको एनालाइज किया, बजट को आप एक्चुअल से कंपेयर करते हो ना बाद में, तो इंडिकेटेड मटेरियल डिफरेंसेस कि भाई मतलब आप कहते हो कि इम्पेयरमेंट लॉस रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इम्पेयरमेंट लॉस रिड्यूस बजट में कुछ और लिखा होता है, आप कहते हो कि इम्पेयरमेंट लॉस रिड्यूस हो जाएगा, बट एक्चुअल में रिड्यूस नहीं होता है। इन द इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर एम की रिकॉग्नाइज इम्पेयरमेंट लॉस इक्वल टू द बजटेड इम्पेयरमेंट लॉसेस फॉर द होल ईयर। क्या कर रहा है ये, बताओ क्या कर रहा है ये। बोल रहा है 6 महीने के जो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें तो इसने पूरे साल भर का जो बजट का इम्पेयरमेंट लॉस था वो यूज कर लिया। समझे क्या बात को। भाई बच्चे को बोला गया कि तुम्हें पूरे दिन भर में 2 टॉफी खानी है, पूरे दिन भर में। बच्चे ने 1 घंटे में ही पूरी की पूरी दोनों टॉफी खत्म कर दी, ठीक है। समझे क्या बात को, क्या 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 मतलब है इस पॉइंट का। ये कह रहा है कि इन द इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, पहले 6 महीने के इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एम की रिकॉग्नाइज इम्पेयरमेंट लॉस इक्वल टू बजट इम्पेयरमेंट लॉस फॉर द होल ईयर। तो मतलब इसने तो पूरे साल भर का जो इम्पेयरमेंट लॉस था वो खत्म कर दिया। अब बाकी फिर जो 6 महीने बचेंगे उसमें भी इम्पेयरमेंट लॉस होगा। इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड एम की डिस्क्लोज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी अबाउट इट्स एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। मतलब इसके तो पांव कबर में लटक रहे हैं और ये बोल रहा है कि मैं डीटीए बनाऊंगा, ठीक है। समझ रहे हो क्या बात को आप। द करंट टैक्स रेट इन द जुरिडिक्शन इज 30%। तो हम क्या बोलेंगे, भाई डीटीए नहीं बना सकते तुम। डीटीए कितना बनेगा तुम्हारे पास, ज्यादा से जितना कि तुम्हारे पास जितना डीटीएल है, ठीक है ना। और उसमें भी हम एक अजम्पशन मानेंगे क्या कि जिस साल ये डीटीएल रिवर्स होगा उस साल ये डीटीए भी रिवर्स हो रहा है, मतलब दोनों की टाइमिंग सेम है। तो ज्यादा से ज्यादा आप 3 मिलियन का डीटीएल बना सकते हो, उससे ज्यादा नहीं बना सकते हो, ठीक है। चाहो तो इसका सॉल्यूशन पढ़ लो, नहीं भी पढ़ोगे तो भी काम चलेगा। पहले तो आपको क्या बताना है, सबसे पहले तो बताना है कि लॉसेस के केस में 2 पॉइंट होते हैं। एक तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस जो है वो रिवर्स होना चाहिए, ठीक है, और या फिर फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट होने चाहिए या कोई टैक्स प्लानिंग की अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। इसके लिए कन्विंसिंग एविडेंस होना चाहिए। क्यों कन्विंसिंग एविडेंस होना चाहिए, क्योंकि लॉसेज है इसलिए। तो इसका आप चाहो तो सॉल्यूशन पढ़ लेना, ठीक है। तो ये लास्ट में देखो कंक्लूजन दे रखा है। इन कंक्लूजन द लायबिलिटी ऑफ 3 मिलियन रिलेटेड टू टेम्परेरी डिफरेंस कैन बी ऑफसेट, नो फर्दर डीटीए रिलेटेड टू लॉसेस शुड बी रिकॉग्नाइज। क्यों, क्योंकि देखो ये गोइंग कंसर्न में भी है और इसके पास लॉसेस भी हो रहे हैं, फिर ये झूठ भी बोलता है, इसका बजट भी जो है गलत है। तो वो सब आपको बातें इसमें लिखनी पड़ेगी। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो इतना पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।